वहाँ वो लोग जब लड़ाई लड़ते हैं, वो सबसे पहले वो सबको वहाँ पर क्या है, पूरे गाँव वालों से उनको डरा के रखते हैं कि हमारा सिक्योरिटी वहाँ मतलब ना देने बोडो ये यहाँ के। अगर वो हाँ कुछ बात करेगा तो वो उनको फिर उसका पूरा परिवार को वो गुरबाजी लोग क्या करते हैं, उनके परिवार को पूरा खत्म कर जाएगा। खड़े करके मैंने जब स्टैंडिंग पोजीशन से फायर किया तो उनको लगना ही लगा 2-2.5 मीटर में वो भाग गए थे, तो उनको हिट होना शुरू हो गया। वो वहीं पे 4-5 तो वहीं पे लैंड हो गए। 4-5 देते जो है वो नीचे उन्होंने वो नाला पकड़ लिया। तो फिर मैंने कहा वो तो गिर गए, वहीं पे मर गए। टोटल 10 थे। बेसा ये राजनाथ नाम का लड़का था। वहाँ से हमने दाहिने से उनको घेरा मारा, आगे जाके उनको घेर दिया, फायर करना शुरू कर दिया। तो वहीं पर प्रकाश बादल 2-3 जने और थे, उन्होंने वहाँ पर से बोला साहब भाग रहा, तुम करो फायर, मतलब मैं इनको वहाँ से घेर के ला। तो वहाँ से उनको फायर किया तो वो आगे जाके फिर वो आगे वाले खेती में लैंड कर गए। तीन वहाँ पर। चौथा जो है वहाँ से 300 मीटर की लाइन में वो देने को भाग गया बहुत लंबे में, कि वहाँ ओपन था ही सिंगल राउंड, क्योंकि उसमें तो एक ही में तो है सिंगल ही करना पड़ता है क्योंकि एमडी लेके वो 300 मीटर उसको भी मैंने एक राउंड फेंके वो गिर गया। नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार और आज देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से आप जान पाएंगे आर्मी ऑपरेशन के बारे में। हम जिन सक्सेस से बातचीत करेंगे, सूबेदार रिटायर्ड गणेश सिंह साहब सेना मेडल, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंसी के साथ ऑपरेशन मुठभेड़ हुई और किस प्रकार से उनको फिर बाद में सेना मेडल से नवाजा गया। तो उस बारे में बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ। सबसे पहले राम राम साहब। ओके सर। आपका देशभक्त डायलॉग में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कुमाऊं रेजिमेंट से और कुमाऊं रेजिमेंट से और यूनिट आपकी कुमाऊं रेजिमेंट है। आप पहाड़ के रहने वाले हैं, कुमाऊं के रहने वाले। कुमाऊं का रहने वाले। तो फौज में जो आने की जो आपकी दिलचस्पी हुई, वो किस प्रकार से मतलब हुई? ये है कि सभी को मतलब देशभक्ति की वजह से आगे मतलब को तमन्ना होती थी कि हम लोग देश की सेवा करेंगे और आगे को हम बढ़ेंगे, और हम भी इस प्रकार से जैसे और लोग उनको मतलब ये वो नाम कमा के वहाँ से आते हैं या फिर फौज में जाने के बाद देश की सेवा करते हैं, तो हमको भी ये लगा कि हम भी ये करेंगे। अच्छा साहब, आपने कितने साल की उम्र में लगभग फौज को ज्वाइन कर लिया था? मैं एक 20 साल के उसमें 20 साल। और कितने साल आपने फौज में काम किया? मैंने 28 साल तक पूरा वहाँ सर्विस की पूरा। 28 साल तक। 28 साल। तो आपका जो एक लंबा टेन्योर है फौज का, तो उस फौज में जो कार्य करने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपका किस प्रकार से रहा? ये है कि सबसे पहले जब बचपन में वहाँ पर हम जब जाते हैं, यंग होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान में किस चीज़ का शौक होता है हमको। तो मुझे ज़्यादातर ये था कि मैं फायरिंग में ज़्यादा शौक रखता था। तो फायरिंग में शौक करने के बाद फिर ज़्यादातर मैं फायरिंग में गया। उसके बाद फिर फायरिंग में ही मैं सिलेक्शन में वहाँ मऊ में सिलेक्शन हुआ था। तो लगभग मैं 18 साल तक शूटिंग कॉम्पिटिशन में रहा। शूटिंग कंपटीशन में? तो उसमें ज़्यादा मेरे को शौक था कि फायरिंग में रहूँ, और फिर बाद में आने के बाद फिर पेट्रोलिंग वेट्रोलिंग इस टाइम में यूनिट के साथ इधर से उधर जाना। तो फिर यूनिट यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मैं गेम्स में चले गया था, गेम- फायरिंग में चले गया था, फिर उसके बाद फिर आप अपने पेरेंट यूनिट में वापस आ गए वापस आ गया। और फिर नॉर्मल जो आपका एक्ट बटालियन होता है, उस एक्ट बटालियन के अंतर्गत आपने उस जो रोल्स होता है एक्ट बटालियन के, उसमें आपने रोल को निभाया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि साहब, आपने जो है बतौर सेक्शन कमांडर भी काम किया होगा। हाँ। तो सेक्शन कमांडर का जो अहम रोल होता है फौज के अंदर, वो क्या रोल हो सकता है? फौज के अंदर क्या रोल होता है? सेक्शन कमांडर का रूल होता है कि पहले सेक्शन कमांडर जब वो उसको पहले नायक सेक्शन कमांडर बनता था। पहले तो उस समय हमारे समय में तो उसमें लेफ्टिनेंट ही बन जाता था, फिर नायक सेक्शन कमांडर बनता था। तो वो पूरा सेक्शन का टीम एक वो होती है कि जो 10 आदमी की वो होती है, उनकी ग्रुप होती है एक। तो उसमें उन सेक्शनों का जो उन अपने 10 आदमी का वो देख रेख उसका काम होता है कि मतलब वो उन्हें क्या करना है, इनके कैसे उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए उनको आगे को मतलब उनको तैयार करवाना है। वो तो उनका देख रेख सब वही सेक्शन कमांडर का ही काम होता है। और ये कंपनी के अंदर भी उनका मतलब जो भी है उनका कोई प्रॉब्लम है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद फिर आगे को वो कभी-कभी ऐसा होता है कि साहब, जब ऑपरेशन में जाती है फौज, जब फौजी ऑपरेशन में जाता है तो हमारे साथ सेक्शन कमांडर होता है।
तो सेक्शन कमांडर जब होता है, लेकिन कभी जब भी युद्ध हो रहा होता है, जब मतलब ऑपरेशन में भिड़ंत हो जाती है ऑपरेशन में, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जवान अकेला छूट जाता है। मतलब अलग तितर-बितर कभी-कभी हो जाता है, आड़ लेने में इधर-उधर हो जाता है। तो ऐसा कभी ऑपरेशन में आपके साथ ऐसा हादसा हुआ कि सेक्शन कमांडर को आपके साथ कोई अफ़सर नहीं उस समय, तो आपको जो है पूरा लोड उस समय आ जाता है? तो सेक्शन कमांडर को ये होता है कि पहले जो ग्रुप होते हैं, जो आगे वाले जो गाइड होते हैं, उनको वो करने के बाद उनको सब जगह उनको लगाना है। हुँ, जहाँ से फायरिंग आ रही है या क्या मतलब कहाँ से क्या करना है, उसको उनको उनको ट्रुप्स में बाँटना है। हुँ, तो एलएमजी ग्रुप को कहाँ पर लगाना है, राइफल ग्रुप को कहाँ पर लगाना है, तो इस प्रकार से उसको बाँट करके या फिर मुठभेड़ हो जाती है उससे अचानक, तो फटाफट जो है वो जो आगे गाइड है उसको कर करके फिर फटाफट उनको सभी को वो कह करके जो भी उसने पोस्टिंग करनी है, या फायर ग्रुप या ये असॉल्ट ग्रुप, इस टाइप में जो भी उसने ग्रुप में बाँटना है उसको उनको लगा करके फटाफट वो उसका जवाब देता है फायरिंग। साहब ने बोला कि एक असॉल्ट ग्रुप अभी एक वर्ड निकाला था। तो असॉल्ट ग्रुप क्या होता है? सेना के अंदर, मिलिट्री के अंदर फॉर्मेशन होते हैं। उस फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे असॉल्ट फॉर्मेशन होता है, एरोहेड फॉर्मेशन होते हैं। तो ये सारे फॉर्मेशन होते हैं जो इन्फेंट्री बटालियन की जो लड़ाई लड़ने की जो तजवीज़ होती है, अमूमन जो है हम ये नहीं कहते कि इंडियन आर्मी की ही यही तजवीज़ है। ये जो है इज़राइल आर्मी हो या इंडियन आर्मी हो या अलग-अलग जो भी आर्मी है, उनके सबके लड़ने की जो तरतीब होती है लगभग सेम टू सेम ही होती है। सेव होती है। आगे बात करते हैं साहब, जब आप फ़ौज में फिर उसके बाद आप प्रमोटेड हुए तो आप प्लेटून कमांडर भी बने। तो प्लाटून कमांडर रहते हुए प्लाटून कमांडर के क्या-क्या दायित्व होते हैं और किस प्रकार से उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने, और ऑपरेशन के दौरान, युद्ध के दौरान वो किस प्रकार से उनकी क्या कार्यप्रणाली रहती है? सबसे पहले जब युद्ध के दौरान ये है, प्लाटून कमांडर क्या करता है, अपने प्लाटून हवलदार को, जो उनका प्लाटून हवलदार है वो उसको उसके बारे में, सिचुएशन आगे के बारे में, आगे का जो टारगेट है या लड़ाई के बारे में वो बताएगा। फिर उसके बाद आपने कौन से ग्रुप में कहाँ को जाना है, आपका टास्क बाएँ से है या दाहिने से है, कौन सी जगह से उसको मतलब उसको टास्क दिया जाएगा कि भाई मतलब हमने क्या करना है, और आपके मतलब वो उसके बाद जो रिजर्व सेक्शन होगा हुँ, उसका काम क्या होगा। तो ये उस पर प्लाटून को पूरा, और प्लाटून जो वहाँ पर बीच में होगी, हुँ, तो वहाँ से उनको कंट्रोल करेगा। हुँ, प्लाटून कमांडर तीनों सेक्शनों को हुँ, तीनों सेक्शनों को कंट्रोल करता है, उनके सेक्शन उनको। तो हुँ। प्लाटून हवलदार और वो लगभग जो है वहाँ से लड़ाई की वहाँ पर से प्लानिंग बनाते हैं। तो ये युद्ध के दौरान ये होता है। तो आपने कितने ट्रेन में आपने जो है अपने फ़ौज में रहते हुए सर्वे किया? जे-एंड-के और आसाम हो गया, जे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ नॉर्थ में भी गए आप, नॉर्दर्न एरिया में? जम्मू वाले एरिया? जम्मू एरिया में, हाँ, जम्मू एरिया में हाँ, वहाँ जम्मू में कहाँ-कहाँ किया आपने? सिर्फ जम्मू एरिया का में तो मैं ऊपर सियाचिन में गया हूँ, सियाचिन में। सियाचिन में। तो सियाचिन में तो रहना कौन से सन में सियाचिन में रहे आप लोग? 96 में, 95, नाइन 96 और 95 में रहे। तो मतलब वहाँ का जो सियाचिन का होता है उसमें टर्नओवर जो है 3 महीने ऊपर, 3 महीने, कितने महीने में डाउन होते हैं लोग? 6 एक यूनिट का वहाँ 6 महीने का टर्नओवर होता है, अ, ऊपर सियाचिन का। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं कि 3-3 महीना हर ग्रुप को वहाँ पर यूनिट का काम होता है कि 3-3 महीना वो हर किसी को बाँटते हैं। 3 महीना जैसे हमारे एक जवान 3 महीना। 3 महीना रहेगा वहाँ। हाँ, तो उसके बाद वो 3 महीने के बाद फिर वो उसके रिलीफ के लिए दूसरा जवान जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। तो बेस लेवल से कितने मीटर या कितने फीट की हाइट में ऊपर आप लगभग चढ़े? लास्ट 2100 उसमें 21,000 फीट पे। 21,000। तो उस समय कौन-सी चोटी, कौन-सी मतलब कौन-सी पोस्ट पे रहे आप? ठंडी के दिनों में सेकंड ग्लेशियर में रहे हम लोग। सेकंड ग्लेशियर में, तो टेम्परेचर वहाँ पर कितना रहता है? टेम्परेचर माइनस ही रहता है वहाँ, माइनस पूरा ही मतलब माइनस ही रहता है। माइनस लगभग 49, 48 कितना हाँ, रहता है? लास्ट में जून के टाइम पे तो -10 माइनस ये 20 लगभग इस टाइप ही रहता है। और ठंडी के दिनों में? ठंडी की वजह से माइनस मतलब 30-40 के ऊपर ही ऐसे ही रहता है वहाँ भी। 30-40 के अप्रॉक्स रहता वहाँ पूरा मतलब सब कुछ जो है, है। हुँ, वहाँ की पानी का कोई वो ही नहीं था। पानी तो बर्फ़ को पिघलाओ, हाँ, वही पानी को यूज़ करो। बेलचा हाँ, बर्फ निकाल एक जगह पर पानी का, एक जगह पर लाओ बर्फ़, फिर बर्फ़ वही का करो। बर्फ़ का पॉइंट बना दिया कहाँ पर से हमने लाना है उसको। हुँ। तो लाए, उसको टिन में गर्म किया, उसको वही पानी यूज़ किया, और वही पानी मतलब खाने में भी, उसी पानी को पीने में भी। आपके ज़माने में जब आप सर्व करते थे सियाचिन ग्लेशियर में, आप जैसे कि बता रहे हैं कि 96 में, उस समय जो है जो सामान आता था, जो पैक मटेरियल आता था खाने के लिए जवानों के लिए, वो कैसे हेली से लैंड दिल्ली से हली हेली से तो हली सामान तो सर्विस।
वो बेस लेवल में करते थे हेली से, या ऊपर चोटी में ही पहुंचाते थे सीधे? हाँ, नीचे बेस से जो ऊपर की जो डिमांड होती थी, तो वो बेस से वहाँ से हम पहले, आजकल तो शर्टें हो गई, उससे हम फ़ोन से टेलीफ़ोन से बोलिए ये भेजो, ये भेजो। जो रिज़र्व राशन हो, हम रिज़र्व राशन को नहीं यूज़ करते थे, तो वहीं से हम डेली मतलब जब भी जो राशन है वहाँ से मँगाते थे। तो हेली से ही पूरा सामान, जैसे ये केरोसिन है, उसके बाद जो अपना राशन पानी है सब वो हेली से ही आएगा। हेली से? फिर उसके बाद जो है, जहाँ अगर मान लिया पाकिस्तान का पोस्ट दिख रहा है, वहाँ हेली पहले पोस्ट में रहेगा, वहाँ से हम लिंक करते आगे वो। तो कभी कभी हेली जब सामान गिराता तो सामान तो तितर बितर भी हो जाता होगा ना। हेली को वहाँ पर जहाँ पे बेस बना रखा, वहाँ पर वो चलते-चलते तो 1-2 जवान जाएँगे, हेली के अंदर जाएँगे, फटाफट उसको नीचे निकालेंगे, गिरा देंगे, वो उसी में ही वो उड़ान भर के चल जाता था वो। तो पैकिंग उस तुम्हारे समय में, आपके ज़माने में, जैसे हमारे ज़माने में तो जब हम सब्ज़ी लेके आते थे, ऊपर आते-आते वो सब्ज़ी सड़ जाती थी, ऐसा कुछ हो जाता था, जम जाता था। और जम तो आपके जाती ज़माने में पैकिंग मटेरियल मिलता था, हमारे समय में तो पैकिंग मटेरियल मिल जाता था। आपके समय में भी पैकिंग मटेरियल आता था, खाने के लिए पैकिंग मटेरियल, जो हम क्या करते, बर्फ़ पिघलाते थे, फिर गर्म पानी में वो करते थे। आपके समय में भी? टिन जो है, हुँ, टिन को उसमें गर्म पानी में वो करो, हुँ, गर्म करने के बाद तब वो खाए। फिर ऊपर में भूख लगती नहीं है, हुँ, तो ज़्यादातर ये होता था कि मतलब जो यूनिट कमांडर होते थे, हुँ, सीओ, तो उनका काम ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हरी सब्ज़ी मँगवाना। हुँ, ये चंडीगढ़ से वहाँ से, तो अपने टो वहाँ जितनी हरी सब्ज़ी है वो पोस्टों को, पहले पोस्टों को मिलेगा, हुँ, फिर नीचे जो नीचे जो बैठे हुए हैं उनको बाद में, उनका नंबर नहीं, उनका नंबर तो वो तो सब कुछ खाएँगे। हुँ। तो ऊपर हरी सब्ज़ी के साथ एक आध रोटी खा लिया, बस वही उतने में ही होता था वहाँ। बाकी मीट-माट तो कोई किसी को मन करता नहीं है। तो जैसे मतलब वहाँ बर्फ में, सियाचिन ग्लेशियर में अमूमन देखा जाता है, वहाँ जवानों को फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा भी रहता हाँ, है। तो लगभग वो किस किस प्रकार से अपनी मतलब अपना जो जतन करते हैं, पाँव का हाँ। परेड-वरेड? वो ये है कि अगर वो नंगे पाँव हुँ, या नंगे हाथ हुँ, इस प्रकार से ज़्यादा देर तक उसने बर्फ़ को इस प्रकार से यूज़ कर लिया, मतलब हुँ, कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा देर, तो वो हुँ, फ्रॉस्ट बाइट तो उसमें ही ज़्यादातर होता है। हुँ, उसी में ये होता है कि फ्रॉस्ट बाइट होने के जब कभी कोई ऊपर तकलीफ वाला हो गया, हुँ, तो अब वहाँ से हमने हेली से नीचे डाउन करना है, ऊपर हेली आता नहीं है। हुँ, तो जवान को ऊपर लाते हैं तो वो किसी चीज़ में बाँध के, या लैडर लॉन्च होता है वो उसमें बाँध के लाए, उसमें बैठा के, या फिर क्या बोलते हैं ये जर्किन होते थे, जर्किन बाँधा तो उसको उसमें बैठा दिया और उसको खींच के ले आए, क्योंकि बर्फ़ में तो वही गाड़ी हुई ना। और वहाँ तो पहले, अभी तो अच्छा हो गया है, पहले स्नो स्कूटर हुआ करता था, स्नो स्कूटर कभी-कभी खराब हो जाता, कभी कुछ हो जाए, उस टाइम पर तो ऐसे ही स्नो स्कूटर सुविधा तो अभी भी और अच्छी हो गई है। हाँ, पहले हमारे समय तो वहाँ जो ये अपने सियाचिन में ऐसा है हुँ, कि हम जब चढ़ते हैं, कोई बीच में करवास है, वो पहले पॉइंट होते हैं करवास, तो करवास के बाद पॉइंट हो जाए तो वहाँ पर कोई चीज़ रैडर लॉन्च होते हैं, वो सीनेटर लगाए रहते, सीढ़ी जैसी वो, हाँ, तो वो उनको लगाते हैं, भाई इसको को जो है उसमें वो करके फिर उसको पार करो। हाँ, उस वो तो हाँ, हाँ, वो वो हो है। गया। उसके बाद जो ऊपर चढ़ना है, तो हुँ, आइक्स और अपना सामान लेके जो नीचे से ऊपर लिंक करना है, हाँ, तो इसमें हो गई 10-15 किलो कौन ले जा पाएगा, 10 हुँ, किलो के लगभग होगा। हुँ, तो वो उसके बाद जो आइक्स को जो है जहाँ पर होगा तो उसको गाढ़ा, एक थोड़ा-सा वो उसे रॉप से जो है खींच-खींच के ऊपर को इस प्रकार से ऊपर जाके फिर आगे फिर रास्ता तो लगभग-लगभग जहाँ बना हुआ था वैसे ही, मतलब हम चलते थे वहाँ। तो आर्टिलरी का फ़ायर वहाँ से नीचे से मंगाने के लिए आर्टिलरी वो एक ओपी वहीं वहीं रहता था। हाँ। तो वो उनका थोड़ा एयर बूस्ट करना, वो करना, ये होता था ऊपर से। तो फिर उसके बाद आप असम में भी रहे, कोकराझार आसाम, इलाके में। हाँ, हाँ। तो वहाँ का टेन्योर कैसा रहा आपका? आसाम का टर्निवल लगभग वहाँ उगाजी के बीच में ये तो होता है कि जैसे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो हमको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर हमारा दुश्मन आगे है। तो हम जैसे आसाम में हुआ, तो अब कौन उसमें, ऐसा तो है नहीं, हुँ, अब दुश्मन कौन है, वो कौन है, अपना आदमी कौन है, तो वो सब इक्वली हो जाते हैं हुँ, उसमें। अब उनका तो ये होता है कि वो थोड़ा-सा, अब उनके पास वहाँ रहता है एके, हुँ, तो एके राइफ़ल भी है, तो उन्होंने देखा कि वो आगे, तो वो उन्होंने फेंक दिया जंगल में। हुँ। तो जंगल में फेंक देते हैं तो वो उसके बाद से मालूम पड़ता नहीं है ये उग्रवादी है, क्या है। जम्मू कश्मीर की लड़ाई और असम की लड़ाई, नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई और नॉर्दर्न की ल नॉर्थ नॉर्थ की लड़ाई, हुँ। उसमें जो है धरती आसमान का फ़र्क लगता है। हाँ, जैसे हम जम्मू कश्मीर का मुँह में तो इलाका देखें, लोई पहन के अंदर से होता हूँ। तो वहाँ की लड़ाई अलग हो सकती है, और जो वहाँ की लड़ाई है, नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई है, उनकी जो फाइटिंग जो फ़ौज का लड़ने का तरीका है, हुँ। दोनों में डिफ़रेंस है, धरती आसमान का लगता है। हाँ, तो उस समय जो है आप जब नॉर्थ ईस्ट में थे, तो उसमें कौन-कौन से ग्रुप हुआ करते थे? जो मिलिटेंसी की जो मिलते ग्रुप हैं हुआ? वहाँ ईस्ट में, जैसे कोकराझार में है, वहाँ लगभग मिनिमम
बोडो ज़्यादा है, हाँ, उल्फा थोड़ा-सा कम मात्रा में थी वहाँ पर। हाँ, उसके बाद आगे गुवाहाटी से उधर वहाँ लगभग उल्फा ज़्यादा थी हाँ, और वहाँ लगभग अलग-अलग ग्रुपों में, छोटे-छोटे ग्रुप में बहुत हैं सारे हुए वहाँ, हाँ, जो कि ये अपना क्या बोलते हैं, अपने बिहार साइड के साइड भी उस टाइम में भी वो लोग भी आते ही हैं वहाँ। तो लोगों को ये है कि गरीबी भी ज़्यादा होती है हाँ, और फिर वहाँ के लोगों को ये होता है कि बोडो और उल्फा को हम अपना अलग राज्य बनाएँ, अलग देश बनाए। देश बनाएँ अलग, हाँ, हाँ, अलग देश बनाएँ हम, हमारा ये होगा कि ये बाहर के मतलब इंडिया के मतलब ये हमारे उसमें ना आए, हाँ, अलग उसके। हाँ, तो हमारे ही यहाँ पर लोग हैं, उन्हीं उन्हीं को रोज़ी-रोटी मिल मतलब उन्हीं को नौकरी मिले यहाँ। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ लोग उनमें ऐसे जाते हैं कि यार हम भी इसमें शामिल इसलिए हो जाते हैं कि घर में राशन-पानी कुछ तो है नहीं, गरीबी ज़्यादा है, हाँ, तो साला कुछ तो खा रहे हैं और खा के ही मरेंगे, कुछ इस टाइप के भी जाते हैं उसमें, हाँ, कुछों को ये होता है। हाँ। तो लालच के मतलब लालच की थ्रू जाते हैं। हाँ, तो इसमें जो है उनका ये होता है कि मतलब कि वैसे नहीं मरे तो ऐसे मरेंगे हम। तो उनकी जो लड़ाई करने की जो तज़्बियत जो उनकी टैक्टिस है, जो उनका जो संगठन जो ऑर्गेनाइज़ेशन है जो वहाँ पर स ये लोग काम करते हैं, हुँ। बोडो, उल्फा जो ये काम करते हैं। इनकी जो लड़ाई लड़ने की तरतीब है, वो किस प्रकार से लड़ाई को लड़ते हैं? उनका ये होता है कि वो एक प्रकार से उग्रवादी हुए वो। जैसे मतलब जैसे जे-एंड-के के इलाके में क्या होता लेकिन आगे है, जे-एंड-के इलाके में पाकिस्तान से पूरा पाकिस्तान से चिगलाई। पूरा लॉन्च पैड सा आता पूरा हाँ, पूरा पूरा लॉन्च पैड आता है, पहाड़ियों में रहते हैं, हाँ, हाइड आउट को बनाते हैं और हाइडो उधर ही महीनों-महीनों रहते हैं। फिर उसके बाद सिविलियंस के साथ वो वहाँ बैकड्रॉप में साठ-गाँठ करते हैं क्योंकि करप्शन हर जगह बढ़ रहा है। ऐसा होता है। तो उस प्रकार से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में उस हाइड आउट बनाते हैं, तो हुँ। खाना-पीना कहीं न कहीं से तो होता है हाँ, वहाँ। तो और फिर उसके बाद जो वहाँ की लड़ाई की तस्वीर अलग होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जब जाते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई है, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। डिफरेंस वो किस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं? वहाँ का ये होता है कि डिफरेंस ये है कि वहाँ वो लोग जब लड़ाई लड़ते हैं, हुँ, तो वो सबसे पहले वो सबको वहाँ पर क्या है पूरे गाँव वालों से करते हैं हमला। उनको डरा के रखते हैं वहाँ, हाँ, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी वहाँ मतलब ना दें वो। आप लोग कोई उनसे बात नहीं करें, सब गाँव वालों को कोई नहीं कहेगा कि आप वहाँ मतलब पेट्रोलिंग जाएँगे, आप बोलेंगे क्या बोलते हैं यहाँ कोई आए थे, बोडो ये क्या यहाँ के उग्रवादी को कोई उग्रवादी आए थे यहाँ कोई नहीं, वो नहीं बोलेगा, आई बेशक नहीं बोलेगा। अगर वो हाँ, कुछ बात करेगा, तो वो उनको फिर उसका पूरा परिवार को वो उग्रवादी लोग क्या कहते हैं, उनके परिवार को पूरा खत्म कर जाएगा वो। अच्छा खत्म तो वो ये कहते थे कि साहब आए थे धीरे से बोलेगा आए थे, पर लेकिन आप हमको मार जाओ। हाँ, मतलब हमको सबको पीट जाओ, काहे कि दूसरा आदमी ये ना कहे कि इसने हाँ, मुँह खोला। हाँ। तो वहाँ उन लोगों को भय ज़्यादा उन लोगों को दिखाते हैं वो। अच्छा, जो उनका जो संगठन जो हाँ, उनके लीडर होते हैं मतलब वो भैया गाँव को डरा के रखते हैं। डरा के रहते हो। तो कि उनका मतलब ये होता है कि एक 20 मिनट एक जगह पर रुकना, हाँ, 20 मिनट से फालतू नहीं रुकना एक जगह पर। अच्छा, कि अगर मान लिया 20 मिनट एक जगह रुके हैं मान लिया, हाँ, यहाँ पर वो आए उग्रवादी आए हैं, हाँ, तो उनको किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ उग्रवादी आए हैं। हाँ, तो 20 मिनट उनको आने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ। तो वो 20 मिनट तक उसको उस जगह को छोड़ देंगे वो। जो इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं, वो लोकली उनके लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। होते हैं वो इसमें इस प्रकार से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर आए थे करके। तो उनकी जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट किस प्रकार से होती है आसाम के इलाके में ये वहाँ पर? ज़्यादातर से उनका यही होता है कि मतलब किसी मतलब कम से कम ट्रूप्स में जाना उनका, ज़्यादा ट्रूप में नहीं करते वो। ज़्यादा ट्रूप में जाएँगे तो वो जब वो लगाएँगे, अम्बुश लगाएँगे। एम्बुश लगाएँगे। हाँ, उनको पता है कि यहाँ पर ये गाड़ी का रास्ता है जैसे, हुँ, तो ये पेट्रोलिंग का रास्ता नहीं ज़्यादा, तो वो अम्बुश लगा दें, उसमें थोड़ा-सा उनको 15-20 का ऐसे इस प्रकार से उनका अम्बुश इस टाइप का लगाएँ, जैसे हम लगाते हैं अम्बुश इनका, तो उनका उन लोग भी इस प्रकार से अम्बुश लगा देते साहब ने एक वर्ड बोला था एम्बुश। तो एम्बुश का मतलब होता है कि घात लगाकर किसी को हैं। मारने की मान प्रक्रिया और अचानक हमला करने की प्रक्रिया को अम्बुश कहते हैं। हुँ, फौज की डेफिनिशन में उसी को अम्बुश कहते हैं। क्या तो ये अम्बुश जो होता है, ये छल होता है, एक प्रकार का छल कह सकते हैं और छद्म-वार भी कह सकते हैं या छल भी कह सकते हैं और ये एक एक कोई 2-4 मिलिटेंट है या टेररिस्ट है, तो बहुत बड़े एक दल को भी ये लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्बुश। है? तो आगे बढ़ते हैं साहब उसमें जो उनकी लड़ाई करने की तजवीज़ है। जैसे कि वो भी जैसे फायर करते हैं, तुरंत भाग जाते हैं, इस प्रकार से करते हैं वो भी? वो डिफेंसिव देते नहीं ज़्यादा, डिफेंस नहीं लेते? नहीं रहते, उनका तो फायरिंग करना और सीधे भागना। हाँ, मैं कोई भी चीज़ है जंगल पकड़ लिया, हाँ, तो जंगल पकड़ लिया तो फिर हम तो मतलब उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो कहीं मतलब उनको पता उनका रास्तों को तो सब पता रहता है, हाँ, वो निकल जाते हैं फिर। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पर जैसे हमारे उसमें हुआ था वहाँ पर खेत है, वो खेती हुए थे, उनको जंगल वहाँ पर मिल नहीं पाया। हुँ, आगे आधा किलोमीटर से आधा किलोमीटर 15-20
300 मीटर की दूरी पर जंगल था ही, वो जंगल पकड़ लेते फिर हम उनको नहीं पकड़ पाते। अच्छा, पकड़ नहीं पाते। हाँ, मतलब मार नहीं पाते। तो वहाँ का जो जंगल वाला एरिया है, वो जंगल में किस प्रकार से रहते हो? हाइड आउट हाइड आउट के रहते हैं? वो भी हाइड आउट बनाते हैं। हाइड आउट बनाते हैं। हाँ, वो ज़्यादा से हेड आउट बनाते हैं हुँ, और हेड आउट में भी ज़्यादा देर मतलब एक जगह पर ज़्यादा नहीं रुकते हैं। वो भी नहीं रहते, हाइड आउट को भी चेंज बदलते रहते हैं। हाँ, वो अब उस जगह को छोड़ देंगे वो, हुँ, दूसरा हेड आउट होगा वहाँ चल देंगे वो। हुँ, वो हमने उनसे बाद में जो उनको वो किया था, वो उनसे पूछा भी था, जो वहाँ जो सिलेंडर होते हैं, हुँ, तो वो बोलते हैं कि हम 20 मिनट से मतलब एक जगह पर ज़्यादा नहीं रुकते हम। हुँ। तो 20 मिनट तो रुका, उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं। साहब ने एक वर्ड का प्रयोग किया था यहाँ पर, हाइड आउट का। तो हाइड आउट होता है, एक ज़मीन होती है, लैंड होता है, जंगल में कहीं पर भी हो सकता है। उसको ज़मीन के नीचे खोद के जो है, उसके अंदर एक रूम बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड आउट। उसको जो है कैमोफ्लेज कर दिया जाए। मैंने वर्ड बोला कि कैमोफ्लेज, यानी कि कैमोफ्लेज मतलब होता है अपने आप को या उस हाइड आउट को प्रकृति के अनुसार ढाल देना, ताकि वो नज़र में ना आए। तो वो हाइड आउट होते हैं, और हाइड आउट कुछ होते हैं जो नेचुरल हाइड आउट होते हैं, जैसे गुफा हो सकता है, केव हो सकता है, या पत्थर की कोई बहुत बड़ा पत्थर है उसके नीचे, इस प्रकार को हाइड आउट कहते हैं, जहाँ छुपने का इलाका हो। तो आगे बढ़ते हैं साहब। जो उनके जो जब वो लड़ाई, जो इस संगठन जो लड़ाई लड़ते थे, उनके पास कौन कौन से वेपन होते हैं लगभग? उनके पास ज़्यादातर चाइना के हैं AK-47 हाँ। और ये अपना पिस्टल छोटी वाली 9mm। 9mm की पिस्टल हो गई और ये आपका रिवॉल्वर रिवॉल्वर। उनके पास रहती है और चाइनीज चाइनीज़ ग्रेनेड। ग्रेनेड ज़्यादातर उनके पास वो रहते हैं हाँ, और लेडीज़ पिस्टल होती है छोटी वाली, हाँ। वो ज़्यादातर वही ये यूज़ करते हैं कि जाके हम उसको छुपा के वो चल सकें। और AK-47 भी होते हैं। AK-47 हाँ, AK-47 के साथ तो चलते ही हैं वो। AK-47 के साथ हाँ, चलते हैं। वो AK-47 उनके पास हमारे पास उस टाइम पर वो नहीं थी, जो ट्रेसर राउंड होते थे ना, हाँ, ट्रेसर राउंड। मार जो दिखाता है उस टाइम पर, हाँ। तो उनके पास उस टाइम पर ट्रेसर राउंड भी थे उसमें हाँ। AK-47 के। अच्छा। तो वो कि ताकि हम फायर कर रहे हैं तो ये कहाँ को गोली जा रही है करके हुँ। वो मार दिखाती है। अच्छा, जैसे साहब, जैसे जो जे-एंड-के के अंदर जो टेररिस्ट होता है, हुँ। जो आतंकवादी होता है, जैसे वो AK से जब फायर करता है, तो ब्रस्ट फायर करता हो। यानी कि AK की पूरी एक मैगज़ीन को फायर कर देता है, वहाँ पर वो चंद सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। जैसे आड़ लेके बैठा रहता है टेररिस्ट, जैसे कोई जवान देख लिया है, मूवमेंट हो रही है, तो क्या करता है, तुरंत फायर कर देता है, पूरी मैगज़ीन को उतार देता है, तुरंत फिर भाग जाता है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट का जो इस बोडो या उल्फा चल रहा है, ये जो मिलिटेंसी है, ये भी इसी प्रकार से अटैक करते हैं? इन लोगों का जब मैं पहली बात था कि जब हम उस टाइम जो अम्बुश लगाते हैं उस टाइम में तो पूरा ब्रस्ट ही फायर करते हैं ब्रेस्ट करते हैं। अम्बुश में तो। हाँ, पर वैसे जब हम उन्होंने वैसे फायर करना है हाँ, तो वो जब भागते हुए पीछे को बैरल करके इस टाइप अपने आप को बचाते हुए जब जाते हाँ, हैं जंगल पकड़ते हैं हाँ, तो वो उसमें एक एक दो दो राउंड का ब्रस्ट ही करते हैं। उनको हाँ, इतना ऐसा है नहीं कि सिस्टम लगे एक सिंगल राउंड फायर करें। हाँ, तो वो तो सिखलाई में तो हमारा होता है कि हम सिंगल राउंड में उसको रखें ताकि हम यम दे देकर उसको मार सकें। हाँ, अगर हम भी ब्रेस्ट पे करेंगे तो वो ब्रेस्ट में गोलियाँ कम लगती हैं। कम लगती है। हुँ। तो आपका जो ऑपरेशन, आप जो ऑफ रेहनो चल रहा था कोकराझार के अंतर्गत, उस समय आपका जो ऑपरेशन हुआ था, आपने कितने ऑपरेशन में, मतलब ऐसे मुठभेड़ जब लड़ाई हुई, झड़प हुई थी, कितनी आप झड़प में कितनी बार आप फँसे हैं लगभग? मैं हम मेरा तो ये फर्स्ट बार था मिलिट्री के साथ ये वाला जो ये कोकराझार में ये अपना बंसी जोड़ा में हुआ था। बंसी जोड़ा? हाँ, हाँ, बाकी उस टाइम में उनके साथ मतलब बाकी टाइम पे हम तो पेट्रोलिंग तो डेली घूमते रहे हम। मतलब उनके साथ कोई मतलब उतना मतलब वो नहीं हुआ, हुँ, मुठभेड़ नहीं हुई अपनी, मेरी पेट्रोल के साथ तो। बाकी और यूनिट का भी तो लगभग यूनिट के साथ तो हुआ ही हुआ है और पार्टी जो जो टीम थी, तो उन ग्रुप के साथ तो हुई है 2-3 बार तो उनका साथ हुआ है। तो फिर आपका जो आपने लगभग उस समय जो आप जैसे फिर बाद में फिर ऑपरेशन भी हुए होंगे आपके, जो मुठभेड़ हुई थी मिलिटेंसी के साथ, तो उसमें आपने लगभग मिलिटेंसी के साथ आमने-सामने जो फायरिंग हुई, जो क्रॉस फायर जिसे हम लोग कहते हैं, या फायरिंग करते हैं आमने-सामने का, जो फायरिंग करते हैं, तो उस समय उस वो वाली सिचुएशन कब हुई आपके सामने? ये मई का महीना, मई में सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे हुई? 5:30 बजे, हुँ, तो हमको टाइम रात को पेट्रोलिंग का टाइम मिला 12 बजे 12 बजे। कि आप उस गाँव में बंसी जोड़ा और हुँ, एक और इस वहाँ उस 2 गाँव में हुँ, आप वहाँ उनको वहाँ कोई मिलिटेंट हैं और वो सर्च करके आओ हुँ, कि एसपी और इन लोगों को वहाँ के पुलिस वालों को कोई वैसी खबर मिल जाती है, हुँ, तो वो भी कभी सही होती है, कभी नहीं होती है। हुँ, तो उस जिस रंग कौन-सा एक गाँव था वहाँ तो कुछ था नहीं। हुँ, वहाँ ये होता है कि हम जब रात को भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, वहाँ कुत्ते भौंकते हैं। हुँ।
तो मिलिटेंटों को पता लग जा रहा कि आ गया कोई, मतलब आर्मी आ गई है, या मतलब कुछ गड़बड़ हो गए यहाँ पे। तो वो उसी टाइम पर ही वो क्योंकि हवा हवा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ से हम एक गांव में गए, हमने सुबह के टाइम में 4 बजे, हमारे साथ एक ऑफिसर, एक जैसे 20 जवान थे हम लोग। तो 3 बजे लगभग एक रास्ते में हम वहाँ पर रुके। मैंने कहा एक क्या कैप्टन साहब था, सरदार जी। तो मैंने कहा साहब आपका टास्क मिला उस इलाके में रहने को, आप 10 जवान आप ले जाओ, 10 मैं ले जाता हूँ। तो उन्होंने बोला साहब आप इनको बाँट दीजिएगा, 10 दे दो मेरे को, और बड़ा सेट और एक आध दो वो हैंडसेट अपने साथ लेके जाओ, ना कि मेरे को छोटा सेट दे दो, एक दो बहुत है मेरे साथ इधर वो। और जहाँ हमको स्कूल में वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए पहुँचना था। तो मैंने फिर एक दो 10 उनको दे दिया, 10 अपने पास रख लिए। तो आगे जाने के बाद उस गाँव में, एक गाँव में जहाँ बताया था, वो सर्च किया। फिर हमने कहा, अरे पुलिस वाले तो ऐसे कहते रहते हैं, कभी इधर-उधर, यहाँ मिलता तो कुछ है नहीं है। फिर वो सर्च किया, वहाँ हमने थोड़ा-सा वहाँ पर थोड़ा ब्रेक करके वहाँ पर फिर आगे निकले, तो 5:30 बज गए थे, थोड़ा धूप निकलने लगी थी, हल्का-सा। तो उतने में ही आगे जाके दूसरा बंसीझोड़ा गाँव था। तो बंसीझोड़ा गाँव में थोड़ा-सा हमारा वहाँ पर चलने का थोड़ा-सा फॉर्मेशन जो है थोड़ा-सा क्लोज़ हो गया था। तो मैंने जवानों को बोला, भाई अभी ऐसा हो गया, जिस हिसाब से फौज में शिगला होती है उस हिसाब से चलो। अभी आगे से जंगल नज़दीक आ गया है। एक ब्रस्ट मारेगा तो 2-3 यहीं पर हम झड़ जाएँगे। सबसे पहले हमारा कौम का नाम आएगा, फिर यूनिट का नाम आएगा, भई इस यूनिट में इतना कैजुअल्टी हो गई है। तो हमने कहा कुछ भी होगा तो जो फिर मालूम पड़ जाएगा। तो फैसला रखना शुरू कर, 10 जवानों का फैसला भी काफ़ी लंबा हो गया। हाँ, काफ़ी हो गया। तो एक डेढ़ मतलब 1 आध किलोमीटर के लगभग का। तो चले गए हम उस गाँव में, बंसीझोड़ा पहुँचे। तो पहुँचते ही जिस घर में वो लोग, एक घर में उनके रात को मीटिंग हुई थी वहाँ। तो मीटिंग हुई थी वहाँ, उससे पहले हमारे यूनिट वाले ने वहाँ यूनिट गई थी वहाँ, उस गाँव में उन लोगों को उनके साथ क्या जो सिलेंडर वो थे, बूढ़े लोग, बताओ क्या है सो है वगैरह। तो कहाँ बताते हैं, वो लोग ऐसे बता देते है नहीं है। तो दूसरे दिन हमको टास्क मिला कि आप लोग जाओ घूम के आओ, और क्योंकि वहाँ मतलब अभी एक 12 बजे निकल रहा था पेट्रोल, कभी फिर 2 बजे निकल रहा, कभी दिन के 12 बजे निकल रहा, मतलब हर टाइम चेंज होता रहता था वहाँ उसका पेट्रोलिंग का ना। तो उसके बाद वहाँ पर जब बात हुई तो हम गए, फैसला रखा। वो औरत जिस घर में रुके थे, वो औरत भागते हुए गई कि आर्मी आ गई है। वो वहाँ पर उस घर में कि भगाने के लिए, या तुम सचेत हो। और मेरे से आगे जो एक बॉर्डर था, जो गाइड था, वो सबसे पहले गाइड उसको लगा रखा था, क्योंकि वहाँ के बारे में उन्हीं को पता होता है। तो दूसरा हमारा गाइड था। तो उसके बाद जो है फिर वो, जैसे वो वहाँ भागे तो वो एकदम वो क्वेश्चन हो गया, आगे वाला जो बॉर्डर था हमारा वाला गाइड। तो पोज़ीशन हो गया, मैंने कहा वो आगे देखा पोज़ीशन हो गया, और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भाग गए आगे को, नीचे को भागे, क्यों जंगल पकड़ने के लिए, जो वहाँ के वो थे उग्रवादी। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर उन लोगों ने एक-एक इमेजिन 30-30 राउंड फायर कर दिया। मैं उनके बाद आगे पहुँचा, मैंने कहा भाई तुम लोग फायर कहाँ कर रहे हो ये? वो उन्होंने देखा ऐसे हाथ करके ऐसे करके अंगुली किया। तो वो लेट करके उन्हें वैसे ही हवा में एक ही मैगज़ीन निकाल दिया उन्होंने। तो ऊपर खेत में मैं कूदा तो उनका सिर दिख रहा है। वो नीचे ये पीछे को बैरल करके वो हमको मतलब डराने के लिए फायर करते हुए भाग रहे थे वो। तो फिर उसके बाद मैंने नीलिंग पोज़ीशन से फायर करना शुरू करा, उनका सिर दिख रहा है। तो मैंने कहा आज तो मौका है यार, जो कुछ भी होगा साला, या तो यहाँ रहेंगे या मरेंगे यही, इसलिए तो आए हुए हैं। अच्छा, मर जाएँगे तो क्या होगा, तर तो जाएँगे, नाम तो होगा। या फिर या हम मारेंगे। आज को मौका, अगर मान लिया हम चूक जाएँ तो फिर गए हाथ से। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। खड़े करके मैंने जब स्टैंडिंग पोज़ीशन से फायर किया, तो उन पे लगना ही लगना, 2-250 मीटर में वो भाग गए थे। तो उनको हिट होना शुरू हो गया। वो वहीं पे 4-5 तो वहीं पे लैंड हो गए वो। फिर उसके बाद वो 4-5 जने जो है वो नीचे उन्होंने वो नाला पकड़ लिया। नाला पकड़ लिया तो फिर मैंने कहा वो तो गिर गए वहीं पर मर गए। कितने थे वो? वो टोटल 10 थे। नहीं, जो उस समय पहले जो ऑपरेशन हुआ उसमें कितने गिरे? पहले जब मार दिए थे, वो 4 मतलब वहीं पे मर गए थे वो। 4 का काम तमाम हो गया। काम हो गया। उसके बाद वो बाकी उन्होंने नाला पकड़ा, नीचे को चले गए। नीचे को चले गए, मेरे साथ राजनाथ नाम का लड़का था। वहाँ से हमने दाहिने से उनको घेरा मारा, फिर आगे जाके उनको घेर लिया। फिर फायर करना शुरू कर दिया। तो वहीं पर प्रकाश बादल 2-3 जने और थे, वो उन्होंने वहाँ पर से बोला साहब ये भाग रहा है, तुम करो फायर। मैं इनको यहाँ से घेर के लाता हूँ। तो वहाँ से उनको फायर किया, तो वो आगे जाके फिर वो 3 मतलब 4 तो वहीं पर लैंड, आगे वाले खेत में लैंड हुए थे वो। फिर न 3
3 हो गए। 3 वहाँ पर लगे। चौथा जो है वहाँ से 300 मीटर की लाइन में वो देहने को भाग गया, बहुत लंबे में। भाग गया वहाँ से, वो भागा तो वहाँ से मेरे, अब क्यों वहाँ ओपन था ही। फिर वहाँ से मैंने उसको मारा तो अब उसमें सिंगल राउंड, क्योंकि उसमें तो एक ही में तो है, सिंगल ही करना पड़ता है क्योंकि एमडी लेके। हाँ। तो वो 300 मीटर उसको भी मतलब एक राउंड फेंके वो गिर गया। यानी कि जो डिस्टेंस थी आपकी फ्रंट और आपकी डिस्टेंस 300 मीटर की थी। वो वाला 300 लास्ट वाला, लास्ट वाला 300 मीटर। बाकी ये 200-250 मीटर का। और जो पहले वाला जो 4 जो तड़गाए, वो 4 जो तड़गे 200-250 मीटर में। 2-250 मीटर में। और जो नाले वाला जो डिस्टेंस था वो कितना था? वो भी 200 मीटर के डबल। 200 मीटर का एम्ड था। यानी कि आपने जो जो फायरिंग का है उसका बहुत मार्क्समैन जो कहते हैं उनका बहुत बड़ा मतलब रोल हुआ वहाँ पर। हाँ, तो 300 मीटर में लास्ट वाला भागा, हाँ। तो नौवा था। और उसके बाद मैंने उसको एक राउंड फेंके, तो मैंने कहा उसको राजेंद्र को, मैंने कहा जा तू मर गया, तू जवाब देके दिमाग में लगाया। मैंने कहा आदमी कोई मतलब वो भी करता है हाँ, कि धोखा देने के लिए, धोखा दे सकता क्योंकि सिखलाई देते हैं कि धोखा देने के लिए है। हाँ, होता है। धोखा देता है। फिर उसके बाद जो उनका जो 10वां था, हाँ। वो पुलिया के पास से वो ओपी का काम वो वहां से फायर कर रहा था, अच्छा। वहां से। हाँ। उसने पूरा मतलब इस टाइम वो दिख रहा है मेरे को कि फायर करते हुए। हाँ। तो उसने जो है वो उसमें दिख रहा है उसका ट्रेसर, हाँ। तो बल्कि वो फायर कर रहा था, हाँ। तो वो दिख रहा है कि साइडों से जा रहे हैं। हाँ। फिर मैंने बल्कि उसी बात को मैंने यहाँ से चिट्ठी लिखी। हाँ। उस टाइम में चिट्ठी हुआ करता था, हाँ। कैसी मंदिर में माता जी वो। हाँ। मैंने कहा माता जी, मैंने कहा महाराज ने जो है पूरा मेरे को क्या बोले कवच कर दिया। हाँ। तो गोलियां जो है कभी वो एक ऐसे दाएं बाएं से कानों से निकल रहे हैं, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और न हमको लगी किसी को। वो जो 9वां वहाँ मारा हुआ लास्ट में, तो मैं और राजेंद्र में उसको फिर उसके पास गए। फिर 100 मीटर की दूरी पे फिर गया मैं, फिर 2-4 मारे। मैंने कहा, क्या पता साला फिर ये भी हो सकता है हाँ। ये नखरे कर रहा हो। हाँ। फिर वो तो छन्नी हो गया था वो, फिर वो मैंने कहा अब तो। साहब ने एक ओपी वर्ड निकाला था। ओपी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट। आर्मी के अंतर्गत चाहे दुश्मन का हो या डिफेंसिव हो या ऑफेंसिव हो, यानी कि जो या दुश्मन वाला हो या हमारा वाला हो, तो ओपी दोनों तरफ आर्मी में चलता है। वो क्या करता है, रेकी करने का काम करता है। यानी कि जो हरकतें हो रही है उस हरकत को, और वो जो जिसको ऑब्जर्व करता है उसको करके वो, यानी कि पीछे जो उसके हैं उनको पास करता है कि आगे क्या हो रहा है, उसको पास करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन ओपी का काम होता है। तो साहब फिर उसके बाद जो है आपका सेना मेडल के लिए नाम गया। हाँ, वो उसके बाद फिर जो वो सबका वो हो गया, वो उधर निकल गया लास्ट हुआ। हाँ। फिर उसमें आर थी, कौन सा 9 आर राजरीफ, वहीं बगल में यूनिवर्सिटी हमारी। तो फायरिंग हो गई तो सभी पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर मैंने भी सर से बात करना शुरू किया। हाँ। मैंने कहा साहब अभी जो उन्होंने वहाँ से वो आया, मतलब सर से बात है कि आपके पीछे इनकाउंटर होगा। जो 10 आदमी भेजे, उन्होंने कहा कि उनका क्योंकि एक वहाँ पर ये होता है कि उनकी भाषा को भी उसको भी पकड़ने के लिए, तो वो लगाया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं। तो वहाँ से उन्होंने बोला तो वहाँ बांसबाड़ी में, तो उन्होंने बोला साहब आपके ऊपर जो है इनकाउंटर हो जाएगा। तो मैंने कहा इनकाउंटर तो बस, तो मैंने तो कुछ आमने तो सबने फूक दिया है। 3-3 राउंड, 3-3 मैगजीन थी। अब मैंने कहा जो इनकी मैगजीन है वो हमने ले लिए हैं, जो मारे हैं। बाकी उनकी वो AK-47 रख दिए हैं, और इनकी मैगजीन हमने ले लिया है। तब हमारे पास डिफेंस है ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला इनकाउंटर हो चुका है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उतने में फिर वो सब कुछ अच्छा हो गया। करीब वहीं पर बगल में सेट से बात हो गई, तो वो राजदीप भी आ गए, नैन राजदीप के। तो वहाँ पर ये फिर एक प्रकार का सभी आ गए, मतलब खुशी का माहौल बन गया कि इतने मतलब उग्रवादी मार दिए हैं। तो फिर सेट से बात है सभी, फिर पंडित सिंह भी आ गए, वो भी आ गए, सब वो इकट्ठा हो गए। फिर उनको उठाया, फिर उनके पुलिस वालों को भी रिपोर्ट, पुलिस वाले आए, उनको फिर बॉडी उनको सौंपनी पड़ती है। और बाकी जो उनका उनका कैश वैश था वो फिर वो जमा मतलब वहीं दे दिया है वो क्या पुलिस में। तो ये होता है उसमें। फिर हम इकट्ठा हुए, फिर बाद में फिर साहब ने बोला, वहाँ से सीओ साहब ने बोला साहब ये कैसे हुआ। हमने कहा ये ऐसा। बोला आज से, मैंने कहा साहब आप भी तो घूम भी रहे हो, हम भी घूम भी रहे हैं। आज हो गया मौका, ये मिल गया, तो ऊपर वाले ने वो कर दिया है। कैची धाम में जो मंदिर है, वहाँ का मतलब आपको ये एक वरदान समय कालिका माता और ये हाँ, कालिका माता दिया, मतलब आपका ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर ये होता है, मैं बचपन से ही महाराज के साथ ही रहता था, हाँ। कैची महाराज के साथ ही। तो वहाँ से मैं ज़्यादा जुड़ा, वहाँ से लगाव ज़्यादा होता है मेरे को। और वहाँ मतलब बचपन से होने के बाद फिर वहीं से मैं आर्मी में आया। मैंने माता जी को भी कहा मैंने आर्मी जाना, बोला नहीं 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 जाना है। तो मैं माना नहीं। तो यहाँ पर कोई जनरल साहब आए थे उस दिन, उनसे कहते हमारा लड़का ये आ रहा है, ये फौज में जाना चाहता। तो वहाँ से मैं फिर मेरा रुझान ज़्यादा बना फौज में आने का।
तो सेना मेडल कब मिला आपको? तो ये मेरे को 2004 में 3 में ही मिला है। 3 में मिला, 2003। 3 में ही मिला है। और ऑपरेशन कौन से सन में हुआ? ये ऑपरेशन मई में ही हुआ, 3 में। 2000 हाँ, 3 मई। 3। तो ये कलकत्ता में, वहाँ हुआ था, कलकत्ता में मिला हम लोगों को। अच्छा, कलकत्ता में मिला। कलकत्ता में मिला, कलकत्ता में वहाँ लगभग हम 1 हफ्ता, 1 डेढ़ हफ्ता रहे वहाँ। तो साहब अभी अगर आपको फौज बुलाए तो दोबारा चले जाओगे? जाने को जाएँगे, पक्का जाएँगे। पर लेकिन ये हो गया कि अब एज के हिसाब से, आँखों के हिसाब से, मतलब जो सोच तो है आपके। लगता है कि यार अगर युद्ध हो जाए, अगर वार हो जाए, तो मतलब हम रिएंट्री फोर्स के तौर पे काम कर ये मारने के लिए जाएँगे, हाँ, ऐसा कोई नहीं, फिर भी है। अच्छा। इतना है कि जितना हो सकता है कि अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ, पक्का और उसे भी अच्छा करेंगे। हाँ। कि मरना तो ऊपर वाले ने जिस गोली में लिखा है तो वो तो वहीं पर घूम-घाम के वो भी जाएगा, जाएगा। नहीं लिखा होगा तो वो मारेगा भी, तो भी वो साला साइड से जाएगा। जब ऑपरेशन हो रहा था उस समय थोड़ा-सा झिझक हो रही थी कि गोली जब आ रही थी कुछ इधर भी उधर? नहीं। हाँ, जब ऑपरेशन हुआ हाँ, तो ये लगा कि मतलब आमने-सामने की उनका जो ट्रेसर राउंड होते थे उनके, हमारे पास नहीं थे उस टाइम में ट्रेसर राउंड, हाँ, AK-47 के। हाँ, तब दिख रहे थे कि मतलब साइड से छेंग-छेंग जा रहे थे वो। अच्छा, क्योंकि वो फायर कौन का ना, उनका OP कर रहा था। हाँ, ऑब्जेक्शन वाला वहाँ पर ना, तो वो मुझे लगा कि मतलब वहाँ से फायर कोई ना कोई कर रहा है ऐसे करके। तो हुँ, तब पता लगा मेरे को, मतलब उसमें हमारा कोई कैजुअल्टी नहीं, हुँ, कोई झिझक नहीं हुई। लगा, पर लेकिन ऊपर वाले के कृपा से, माँ कालिका की उनकी कृपा से, महाराज की कृपा से जो है, मतलब ऐसा लगा कि मतलब जैसे वो उसमें उसमें होता है महाभारत में। हाँ, अच्छा, अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, वो ऑपरेशन बहुत निडर, मतलब कुछ नहीं। हाँ, एक ये होता है कि यार अब बस लगे गोली मर जाएँगे, ऐसा हाँ, कि मन में सोचे कि आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे हाँ। ये काम तो। तो अभी यूथ को क्या कहना चाहेंगे फौज के लिए जाने के लिए? उनको, बच्चों को ये है कि भई वहाँ आप सिखलाई लो, अच्छी सिखलाई लो। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद अपना अपना अच्छी ट्रेनिंग लो। हुँ, ट्रेनिंग के साथ-साथ जो भी वो होती है उस हिसाब से काम करो, जिस हिसाब से ट्रेनिंग मिलती है। हुँ, अगर ट्रेनिंग के बदलाव अपने उससे चलेंगे तो फिर वो उतना कामयाब नहीं हो पाएगा। हुँ, और जो वो करेगा, क्योंकि हमारा तो अ, वहाँ जाने के एक तो हमारा, कि हमारा वो महत्व ये होता है कि हमारा देश, हमारा ज़्यादातर पहाड़ का जो भी है, तो अमूमन एक आदमी पर घर आदमी एक 1 या 2 पूरा फ़ौज में ही है। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ौज में डर लगती है, गोली लगती है, तो देश सेवा के लिए नहीं जाएँगे तो फिर काहे के लिए जाएँगे? हुँ, आदमी तो आपको पता ही है कि आदमी जो है क्या नौकरी भी एक वो भी करता है, क्या यहाँ पर ये पुलिस में भी करता है, जो भी करता है वो भी अपना सेवा कर रहा है देश में, हुँ, यहाँ के लिए, राज्य के लिए, उसके लिए, वो हुँ, भी है, अच्छी बात है। पर लेकिन नौकरी सभी कोई कर रहा है। ये नौकरी, ये फ़ौज की नौकरी और उस नौकरी में धरती आसमान का अंतर है। पर लेकिन इसमें इज़्ज़त है और वैसे भी है, ऊपर वाले के जैसे जैसे महाभारत में है, भई मरेगा तो ऊपर मतलब वहाँ भी जगह मिलेगी। हुँ, ये है ना इसमें। सब अच्छा। तो साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने देशभक्त डायलॉग से बातचीत करी। अपने ऑपरेशन के जो आपका जो तजवीज़ था, जो लड़ाई की टैक्टिक्स थी, उसको आपने बताया और किस प्रकार से आपने लड़ाई मुठभेड़ में किस प्रकार से अपने जो आपने जो काम किया, सर्व किया देश के लिए फ़ौज के अंदर आपने उनको एक्सप्लेन किया, व्याख्यान किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उसमें हमारे कितने 6 एके फॉर्च्यून, हुँ, 1 रिवॉल्वर हुँ, और 9 चाइनीज़ ग्रेनेड ये हमारे पास आए थे। ठीक। धन्यवाद साहब। राम-राम साहब। सूबेदार रिटायर्ड गणेश सिंह साहब, सेना मेडल। आपने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन फ़ौज लड़ती है, किस प्रकार से झड़प करती है और किस प्रकार से वो लोग जो है यहाँ जिस समय ऑपरेशन होता है, जिस समय लड़ाई होती है, उस समय जवान का माइंड किस प्रकार से कॉन्सन्ट्रेट हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं लगता, उसके सामने केवल और केवल दुश्मन दिखता है। यानी कि जिस समय आप जैसे साहब ने महाभारत की बात करी थी कि अर्जुन को सिर्फ़ जो है चिड़िया की आँख ही नज़र आ रही थी। तो आप सोचो कि उसी प्रकार से ऑपरेशन के अंतर्गत भी जवान को केवल केवल दुश्मन ही दिखाई देता है, वो दुश्मन को ही टारगेट करता है। आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन किया और सेना ने उनको जो है सेना मेडल से नवाजा है। और उन्होंने आज देशभक्त डायलॉग से बातचीत करी। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग हीरा परिवार के साथ। जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय।